हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत वर्मा अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज आपको समाज शास्त्र प्रथम का प्रथम अध्याय भारतीय समाज एक परिचय का भाग 2, जिसमें मैंने अति लघुत्तरी और साथ ही साथ शॉर्ट क्रम में विस्तृत उत्तरी और लघुत्तरी प्रश्नों को सम्मिलित किया है, जो कि मैं आपको बहुत ही विधिवत समझाऊंगा। और बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने केवल इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का ही चुनाव किया है अपने वीडियो में, जो निरंतर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, हम देखते हैं हमारा यह वीडियो, जो कि पाठ 1 से संबंधित है। अति लघुत्तरी प्रश्न मैंने पहले आपको बहुविकल्पी बता दिए थे अगले से वीडियो में अपने, और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा अति लघुत्तरी प्रश्न। इसमें देखिए बच्चों, लिखा है राष्ट्र से आप क्या समझते हैं। अब एक ऐसी परिभाषा होती है, राष्ट्र से आप क्या समझते हैं, राष्ट्र किसे कहते हैं, राष्ट्र का अर्थ क्या है, राष्ट्र के प्रति आपके विचार क्या है, राष्ट्र को समझाइए। कुछ भी पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं कि राष्ट्र से आशय जनसंख्या के उस समूह से है जो अपने आप को एक समुदाय के रूप में प्रस्तुत करता है तथा अनेक साझा विशिष्टताओं पर आधारित होता है। जैसे सामान्य भाषा, यानी जो राष्ट्र के समूह के व्यक्ति होते हैं उनमें सामान्य भाषा पाई जाती है, और राष्ट्र का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र भी पाया जाता है, उसका एक इतिहास होता है, और धर्म और प्रजाति इत्यादि ये साझा विशेषताएं राष्ट्र के समूह में पाई जाती हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्र से आशय जनसंख्या के उस समूह से है जो अपने आप को एक समुदाय के रूप में प्रस्तुत करता है तथा अनेक साझा विशेषताओं जैसे सामान्य भाषा, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, इतिहास, धर्म, प्रजाति आदि के आधार पर निर्भर होता है, इसलिए इसे हम राष्ट्र कहते हैं। अगला बच्चों देखिए, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। पहला प्रश्न था राष्ट्र क्या है, अब दूसरा राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा होती है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति तथा समाज में राष्ट्र के प्रति समर्पण के भाव को प्रबल रूप से आत्मसात किया जाता है, या आप कह सकते हैं कि अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा और प्रेम की भावना रखना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है, यानी कोई भी नागरिक होता है वो अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा का भाव विशेष रूप से रखता है। ठीक है, अपने राष्ट्र के प्रति। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये राष्ट्र एक ऐसी विचार या राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा होती है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति तथा समाज में अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण के भाव को प्रबल रूप से या दृढ़ रूप से आत्मसात किया जाता है, अपने अंदर स्थापित किया जाता है। ठीक है, इसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी यह एक संकुचित विचारधारा होती है जिसे प्रत्येक नागरिक अपने अंदर रखता है। अगला प्रश्न, समुदाय से आप क्या समझते हैं, समुदाय क्या है। ठीक है, तो समुदाय व्यक्तियों का एक विशिष्ट समूह है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और इसके सदस्य सामुदायिक भावना द्वारा परस्पर संगठित रहते हैं, अर्थात ये आपस में मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, तो समुदाय क्या, समुदाय व्यक्तियों का समूह होता है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और इसके सदस्य सामुदायिक भावना द्वारा एक दूसरे से संगठित रहते हैं, अर्थात एक दूसरे के साथ मिलकर अपना कार्य करते हैं। ठीक है, अब बच्चों आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वर्ग से आप क्या समझते हैं। ठीक है, वर्ग से आप क्या समझते हैं या वर्ग किसे कहते हैं। तो वर्ग किसी समाज में निश्चित रूप से समान सामाजिक प्रतिष्ठा वाले लोगों को के एकत्रित स्वरूप को कहते हैं और यह समुदाय का एक भाग होता है। ठीक है, अब निश्चित प्रतिष्ठा वाले यानी कह सकते हैं जो बनिया वर्ग होता है वो बनिए के साथ व्यवहार करता है, जो स्वर्णकार होता है स्वर्णकार के साथ, यानी जब जिसकी जो आर्थिक स्थिति होती है समान होती है, निश्चित रूप से जो समान सामाजिक प्रतिष्ठा वाले लोग होते हैं वही वर्ग के अंतर्गत आते हैं। जैसे आप कह सकते हैं किसी व्यवसायी का किसान के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता, व्यवसायी का व्यवसायी के साथ, किसान का किसान के साथ। ठीक है, तो इसलिए वर्ग में लिखा गया है कि वर्ग किसी समाज में निश्चित रूप में समान सामाजिक प्रतिष्ठा वाले लोगों के एकत्रित स्वरूप को ही वर्ग कहते हैं, यह समुदाय का एक भाग होता है। ठीक है, अब बच्चों मैं एक बार पुनः आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैंने उन्हीं प्रश्नों का समावेश किया है जो आपकी आगामी आने वाली परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद कब और कैसे विकसित हुआ। ठीक है, तो भारत में उपनिवेशवाद के प्रसार के उपरांत प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रबल हो जाने के परिणाम स्वरूप राष्ट्रवाद का उदय हुआ और यह ब्रिटिश शासनकाल जो कि लगभग 19वीं सदी के अंतिम चरण में माना जाता है, तब भारत में राष्ट्रवाद विकसित हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है इसी से जुड़ा हुआ, कह सकते हैं कि उपनिवेशवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। ठीक है,
यहाँ पर थोड़ा सा हम कॉपी के नोट्स को ऊपर बढ़ा देते हैं। उपनिवेशवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो उपनिवेशवाद की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, उपनिवेशवाद में कानून व व्यवस्था पक्षपातपूर्ण थी। यानी जो उपनिवेश काल आया था या उपनिवेशवाद आया था उसमें कानून और जो सामाजिक व्यवस्था थी वह पक्षपातपूर्ण थी, अर्थात उसमें दोष पाया जाता था। और दूसरा है उपनिवेशवादी सरकारों के पास, जो उपनिवेशवादी सरकारें थी उन सरकारों के पास धन का अभाव था, जिसके लिए वो जनता के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से कर लगाते थे। तीसरा, औपनिवेशिक शक्तियों की राजनीतिक व्यवस्थाएं भी अलोकतांत्रिक थी, अर्थात लोकतांत्रिक नहीं थी, वहाँ राजसत्तात्मक पाया जाता था, ठीक है, शासन पाया जाता था। तो ये 3 विशेषताएं थी, ठीक है। अब बच्चों आगे देखते हैं हम आगे इसी क्रम में अगला प्रश्न। यहाँ पर देखते हैं बच्चों हमारा उपनिवेशवाद का अर्थ क्या है। अभी मैंने बताया उसकी विशेषताएं थी। उपनिवेशवाद का अर्थ लिखिए, ठीक है। तो उपनिवेशवाद से तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें कोई राष्ट्र अपनी राजनीतिक शक्ति का विस्तार करके अन्य राष्ट्रों पर नियंत्रण स्थापित कर वहां के संसाधनों को अपने हित में शोषण करने हेतु करता है, ठीक है। इसे हम उपनिवेशवाद कहते हैं। अर्थात आप कम शब्दों में बच्चों कह सकते हैं कि उपनिवेशवाद से तात्पर्य उस स्थिति से होता है जिसमें कोई राष्ट्र अपनी संपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक शक्ति का विस्तार करके किसी अन्य राष्ट्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है और वहां के संसाधनों का अपने हित में शोषण करने का प्रयास करता है, ठीक है। ऐसी विचारधारा को हम उपनिवेशवाद कहते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ ये बहुत ही मैंने शॉर्ट में प्रश्न लिख दिया, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा। लिखा है भारतीय समाज के कोई 2 मूल आधार लिखिए, ठीक है। यानी भारत का जो समाज है, भारतीय समाज, उसके 2 मूल आधार कौन है जिस पर संपूर्ण भारत का समाज स्थापित है? तो भारतीय समाज के 2 मूल आधार निम्नलिखित है। नंबर 1, आश्रम व्यवस्था, ठीक है। आश्रम व्यवस्था भारतीय समाज का एक प्रमुख मूल आधार है, ठीक है, जिसके अंतर्गत भारतीय समाज इसी पर निर्भर रहता है। और आश्रम 4 प्रकार के हैं। नंबर 1 कह सकते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम, ठीक है। और दूसरा है हमारी वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों को ही भारतीय समाज में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, ठीक है। अब अगला प्रश्न इसी क्रम में बच्चों देखते हैं। परंपरागत रूप से भारतीय समाज में कितने प्रकार के ऋणों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो परंपरागत रूप से भारतीय समाज में निम्न प्रकार के ऋणों का उल्लेख मिलता है, जिसमें नंबर 1 देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण, तीसरा पितृ ऋण और चौथा अतिथि ऋण। लेकिन यहाँ पर हम मुख्य रूप से अगर पूछा जाए तो 3 ही ऋण लिखते हैं, चौथा अतिथि ऋण को हम इसमें स्थान नहीं देते हैं। मुख्य रूप से 3 ऋण है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, ठीक है। अब देव ऋण क्या होता है? देव ऋण अर्थात प्राचीन काल में जो भारतीय समाज था वो देवताओं के प्रति उसका श्रद्धा भाव ज्यादा था, इसलिए देवता कोई भी शुभ कार्य करने से पहले वह देव ऋण को अर्थात पूजा पाठ के द्वारा मंत्रों का उच्चारण करके, यज्ञों का संस्कार करके देवताओं को प्रसन्न करने का कार्य करता था। तो ऐसे ऋणों को हम देव ऋण कहते थे। दूसरा था ऋषि ऋण, यानी ज्ञान प्राप्त करने के बाद ऋषि का जो ऋण होता था, यानी ऋषि मुनियों का जो ऋण होता था वो भी चुका देना चाहिए, इसलिए ऋषियों को सदा दान दे करके उनका ऋण चुका देना चाहिए। पितृ ऋण यानी पिता के द्वारा सेवा सत्कार करके और जो हमारे पूर्वज थे उनका सेवा सत्कार करके, पिंड दान करके पितृ ऋण से भी हमें मुक्त हो जाना चाहिए। और अतिथि ऋण, यदि हमारे घर में कोई नया व्यक्ति पहली बार प्रवेश करे तो उसका सेवा सत्कार बहुत ढंग से करना चाहिए। ऐसे यानी कह सकते हैं ऐसे ऋण को ही हम अतिथि ऋण कहते हैं, क्योंकि भारतीय वेदों में कहा गया है कि अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि देवताओं के समान होता है। इसलिए इन 4 ऋणों को संपूर्ण व्यक्ति को अपने जीते जी चुका देना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न बच्चों इसी क्रम में हमारा दिया गया है कि पुरुषार्थ के प्रमुख पक्षों पर प्रकाश डालिए। पुरुषार्थ क्या है, ठीक है। तो पुरुषार्थ के प्रमुख पक्ष निम्नलिखित हैं। नंबर 1 धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा है काम, चौथा है मोक्ष। यानी पुरुषार्थ 4 प्रकार के पाए जाते हैं। नंबर 1 धर्म, यानी व्यक्ति को अपने प्रारंभिक काल में धार्मिक होना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा जैसे जैसे कह सकते हैं कि वेदों में, ऋग्वेद में मनुष्य के जीवन काल को 100 वर्ष माना गया है और उसी 100 वर्षों के अनुरूप में वह उसके 4 पुरुषार्थों में विभाजित कर दिया गया है। 25 वर्षों के सारे पुरुषार्थ निर्धारित कर दिए गए हैं, जिसमें बच्चे के जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक उसे धार्मिक प्रवृत्ति में जीना चाहिए और उसके बाद में जब
दूसरा पक्ष लग जाए उसका 26वां वर्ष 26 से 50 वर्ष तक, तो उसे अर्थ का तात्पर्य होता है धन कमाना, यानी केवल धर्म से ही कार्य संसार में कार्य नहीं चल सकता, इसलिए दूसरा दिया गया अर्थ, अर्थात धन को कमाना भी चाहिए, धन कमा करके अपनी संपूर्ण आर्थिक स्थिति या परिवार की देखरेख सेवा सत्कार करना चाहिए। तीसरा है काम, काम का तात्पर्य कामी होना, अर्थात यौन इच्छाओं की पूर्ति संतुष्ट, यानी इस समाज में रहकर व्यक्ति को कामी होना भी आवश्यक होता है, ठीक है। और चौथा अंतिम पड़ाव जीवन का जो आता है वो हो जाता है मोक्ष प्राप्त, अर्थात सभी सांसारिक सुखों को त्याग करके, यानी सभी भोग करके व्यक्ति का अंतिम जो लक्ष्य आता है वो मोक्ष की प्राप्ति का आता है। इसलिए पुरुषार्थ का मानव जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगला है वर्ग और जाति में क्या अंतर है, ठीक है। ये हमारा जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न बच्चों हो जाता है, इनको हम हेडिंग के रूप में निर्धारित कर लेते हैं। वर्ग और जाति में क्या अंतर है, ठीक है। तो वर्ग और जाति में निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1, स्थायित्व में अंतर। स्थायित्व में अंतर कह सकते हैं जो जाति होती है उसमें स्थायित्व पाया जाता है, लेकिन वर्ग में कोई स्थायित्व नहीं पाया जाता है। वर्ग में परिवर्तन संभव हो जाता है, लेकिन जाति में कोई परिवर्तन संभव नहीं है, ठीक है। और दूसरा है स्वतंत्रता में अंतर। स्वतंत्रता यानी कह सकते हैं वर्ग में परिवर्तन संभव है, यानी प्रत्येक व्यक्ति एक वर्ग का सदस्य दूसरे वर्ग की स्वतंत्र यानी दूसरे वर्ग की सदस्यता को स्वतंत्रता पूर्वक ग्रहण कर सकता है, लेकिन एक जाति का सदस्य दूसरी जाति को स्वतंत्रता पूर्वक ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए इसमें स्वतंत्रता में अंतर हो जाता है। सदस्यता में अंतर, वर्ग कोई भी वर्ग की सदस्यता को ग्रहण कर सकता है, लेकिन जाति किसी दूसरी जाति की सदस्यता को ग्रहण नहीं कर सकती। व्यवसायिक आधार पर अंतर। व्यवसायिक आधार पर अंतर का तात्पर्य होता है बच्चों की जो वर्ग होता है वो किसी भी व्यवसाय को स्वतंत्रता पूर्वक चुन सकता है, अर्थात उसे व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, लेकिन जाति अपने कार्य को छोड़कर, यानी एक जाति जो इस कार्य में संलग्न है उस कार्य को छोड़कर किसी दूसरे अन्य जाति के कार्य को अब अपने व्यवसाय में सम्मिलित नहीं कर सकती। तीसरा प्रकृति में अंतर। जो वर्ग की प्रकृति होती है वो सरल होती है, उसमें परिवर्तन संभव, लेकिन जाति की प्रकृति बहुत जटिल होती है, इसमें भेदभाव यानी कह सकते हैं समरूपता नहीं पाई जाती। जैसे कह सकते हैं जाति में रूढ़ियाँ, प्रथाएं, परंपराएं ये सब पाई जाती हैं और इसमें अंतर संभव नहीं है। राजनीतिक अंतर यानी वर्ग जो समुदाय होता है वर्ग वाला वो राजनीति के क्षेत्र में बहुत अधिक डेवलप करता है, लेकिन जो जातियां होती हैं वो राजनीति के क्षेत्र में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करती हैं। तो इस प्रकार इन हेडिंगों को बना करके थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अब हमारे इस वीडियो का और इस चैप्टर का सबसे अंतिम प्रश्न है, भारतीय समाज का परिचय इसकी किन विशेषताओं के आधार पर किया जा सकता है, ठीक है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, भारतीय समाज का परिचय किन विशेषताओं के आधार पर किया जा सकता है, समझाइए। तो भारतीय समाज का परिचय निम्न विशेषताओं के आधार पर किया जा सकता है। नंबर 1, अनेकता में एकता, ठीक है। जो भारत का समाज है उसमें अनेक जाति और अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके बीच में एकता पाई जाती है, सभी आपस में मिलकर किसी कार्य को पूर्ण कर सकते हैं और आपस में मिलकर कह सकते हैं किसी कार्य को संपादित करते हैं। दूसरा है संयुक्त परिवार प्रणाली, यानी भारतीय समाज ही एकमात्र ऐसा समाज है जिसमें संयुक्त परिवार प्रणाली पाई जाती है, अर्थात 2 या 2 से अधिक पीढ़ी के सदस्य एक ही छत के नीचे निवास करते हैं, एक ही रसोई का बना खाना खाते हैं और परिवार की संपत्ति में सबका समान अधिकार होता है। ऐसे परिवार को हम संयुक्त परिवार प्रणाली कहते हैं। तीसरा है विवाह के विभिन्न स्वरूप, ठीक है। अब देखिए विवाह के विभिन्न स्वरूप, यानी जितनी भी जातियां भारतीय समाज में पाई जाती हैं सबके विवाह के स्वरूप जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं सभी, लेकिन फिर भी यानी अलग अलग होते हुए, विवाह के स्वरूप भी अलग अलग होते हुए फिर भी उसमें एकता की भावना पाई जाती है। स्वतंत्रता की मात्रा में अंतर। स्वतंत्रता यानी सभी जातियां अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं, किसी को किसी कार्य के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, फिर भी वे सब भारतीय हैं, अर्थात भारतीय समाज से मिलजुल कर अपना जीवन यापन करते हैं। प्रकृति में अंतर। अब देखिए जातियों की प्रकृति में अंतर क्या होता है। प्रकृति जो भारतीय समाज की प्रकृति होती है वो बहुत ही सरल होती है, ठीक है, उसमें किसी प्रकार का फेरबदल किया जा सकता है। और चौथा है सदस्यता में अंतर, यानी भारतीय समाज में जो जातियां होती हैं वो स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी जाति की सदस्यता ग्रहण कर सकती हैं। और दूसरा चौथा है व्यवसाय, यानी अगला हमारा व्यावसायिक अंतर। व्यावसायिक अंतर का तात्पर्य होता है कि भारतीय समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह जिस जाति अथवा धर्म से संबंधित हो स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी व्यवसाय का चुनाव कर सकता है, यानी कोई खास व्यवसाय करने के लिए उसे बाध्य
नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार बच्चों इन हेडिंगों को बना करके हम एक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम अपने इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और अपना अगला वीडियो अगले चैप्टर जो कि हमारा पार्ट 2 होगा उससे लेकर आएंगे। तब तक आपसे निवेदन है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें तथा वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।